नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई आप सब। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लास्ट वीक काफी बिजी शेड्यूल था मेरा। आपको तो लगा होगा कि लो सर तो पता नहीं कहाँ चले गए, सिलेबस बताया और उसके बाद अब आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोगों की डेली मुझे चिंता रहती है। लेकिन क्या करूं, शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं क्लास नहीं बना पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है भाई, परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट 12 मिलीमीटर इज ऑफ 18 सेंटीमीटर। यानी कि 12 मिलीमीटर 18 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है। देखो भाई, इस तरह की जब भी आपके पास टाइप आएगी तो आपने ध्यान रखना है, जिसके साथ भी ये हिंदी का वर्ड का लगा हो या से लगा हो, ठीक है, इंग्लिश में ऑफ या देन लगा हो, तो परसेंटेज जब भी हम बनाएंगे उसको हमेशा आपने नीचे लिखना है। यानी कि इसको हम कहां पर लिखेंगे, नीचे, यानी कि ऐसे। ठीक है, अब जिसको चेक करना है, किसको चेक करना है, 12 मिलीमीटर को, तो इसको लिखना आपने ऊपर, 12 को लिख देंगे ऊपर। ठीक है, तो 12 मिलीमीटर जो है 18 सेंटीमीटर का, तो इसको नीचे लिख दिया। कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत देखने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। ठीक है, अब किसी को दिक्कत आए कि बोला जी ये परसेंट कहां से आ गए, तो भाई आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा उसमें परसेंटेज आपने लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ 100% मैथमेटिकली मैंने लिख दिया। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोला जी 6 दूनी 12 6 तिया 18 काट के और आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली जो यूनिट है वो मिलीमीटर में है और जो नीचे वाली यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो जब तक ये सेम नहीं होंगी आप इसको कट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। यानी कि या तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर के मिलीमीटर बना लो, दोनों को सेम करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाते हैं और इसके मिलीमीटर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से। ठीक है, अब कुछ तो लगेगा कि ये 10 कहां से आया, तो भाई आपको बता दूं, इसके लिए मैं अभी एक डायग्राम की मदद से आपको चीजें को समझाता हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हरियाणा जेबीटी का जो अभी एग्जाम होना है उसमें भी इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ है कि जो आपका मेजरमेंट, तो ये किस्म की मेजरमेंट ही है। ठीक है, यूनिट का कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, उसके बाद कैसी भी यूनिट आ जाए आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखें कि सेंटीमीटर से हमें मिलीमीटर बनाना है, देन मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हमने कट करना है, तो इससे ये कट गया, 6 दूनी 12 6 तिये 18, 10 गुना 2 बन गया 20 और नीचे बन गया 3। ठीक है, तो 20 को 3 से भाग लगाएंगे तो 3 छिके 18 बचेगा, 2 पॉइंट लगा के चलेगा, 3 छिके 18 3 छिके 18 और इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो आंसर अब अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में 6.6 लिखा हुआ, कुछ बच्चे इसी को फटाफट से लगा देंगे। ऑप्शन बी में 6.67%, सी में 6.7, तो काफी नजदीकी दे रखे हैं। तो अब सही कौन सा बनेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। राउंड ऑफ कैसे होता है, अगर यहाँ पे इसके बाद देखो हमें कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं वो हमने देखना है कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट तक का रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है या पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं। तो अगर 2 डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में देखिएगा, यहाँ पे इस डिजिट को देखना है, 2 तक देख रहे हैं तो इसको तो लिखना है एज इट इज, इसको देखना है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये इधर 1 प्लस कर देगा, तो यानी कि ये बनेगा 6.67। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनना चाहिए वो बनेगा 6.67%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, मैंने बताया डेसिमल के बाद जितने डिजिट लेने हैं उतने रख के उसके बाद वाले डिजिट को देखना है। यानी कि 2 डिजिट लेने से डेसिमल के बाद इसके बाद वाले को देखना है, ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इससे एक इधर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर बना 6.67%। तो अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे आप ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने एक मेन यूनिट याद रखनी है, विच इज मीटर। ठीक है, बीच में मेन यूनिट हमारी मीटर, जिसे हमने डिनोट किया स्मॉल m से। ठीक है, अब इसके राइट साइड में छोटे होते जाएंगे, इधर ये बढ़ते जाएंगे, तो मीटर के राइट साइड में हम लिखते हैं डेसीमीटर, दिस इज डेसीमीटर, डिनोट करेंगे डीएम से। उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिनोट करेंगे सीएम से, और फिर आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर विच इज डिनोटेड बाय डबल एम।
ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे इस साइड भी आएंगे। इसके बाद क्या आएगा इधर, डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है, ध्यान रखना ये डेसी है, ये डेका है, तो इसको, ये बड़ा है ना बोलने में, डेका, बड़ी आवाज आ रही है तो DAM, ये इसका नोटेशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये डेसीमीटर है, ये बड़ी साउंड है, डेकामीटर इसलिए DAM है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर विच इज HM, स्मॉल में नोटेशन है ये सारे। एंड द लास्ट वन इज किलोमीटर, जिसको आप लिखते हैं स्मॉल k इंटू M में, ठीक है। तो ये हमने नीचे छोटे छोटे लिखे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास 5 किलोमीटर है और इसके जो मीटर हैं वो कितने बनेंगे, तो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फिर 5 किलोमीटर के कितने मीटर बनेंगे, तो तुम कहोगे सर जी तो 5000 बनेंगे। ये कितने बनेंगे, 5000। तो ये बात सबको मालूम है, इसके लिए मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो अब जो समझाने की बात वो ये है कि अगर मैं यहां से इधर जा रहा हूं और फिर मैं इधर जा रहा हूं और उसके बाद मैं यहां पहुंच रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा हर स्टेप के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है यहां 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, गुणा करेंगे आप 10 से। तो देखो 5 किलोमीटर से हेक्टोमीटर बनाऊंगा तो 5 है 50 बन गए, ठीक है। फिर 50 हेक्टोमीटर के डेकामीटर बनाऊंगा तो 50 गुना 10 500 बन गए। फिर 500 डेकामीटर के मैं मीटर बनाऊंगा तो 500 गुना 10 5000 मीटर बन गए ना। क्लियर है ये बात। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या था, 18 सेंटीमीटर था, तो 18 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाने हैं, तो इससे इधर जाऊंगा तो एक स्टेप के लिए 1 10 से गुना, 2 स्टेप उधर जाऊंगा तो 2 बार 10 से गुना, 3 स्टेप के लिए 3 बार 10 से गुना। देखो इसमें 3 स्टेप गए थे, 1 2 3, तो इसलिए 1000 से गुना यहां पर हुई थी, ठीक है। तो याद रखना है जब इधर से उधर जाएंगे तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जब वापिस आएंगे यानी कि जब मैं वापिस इधर आऊंगा तो मल्टीप्लाई करना है 1/10 से। ध्यान रखना किससे गुना होगी, 1/10 से। आप ये या तो ऐसे याद रखो कि 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे याद रखो कि 10 से भाग होगा हर एक स्टेप के लिए। जैसे वापस चल के देखते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 5000 को फिर से कन्वर्ट करना चाहूं डेकामीटर में, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बनेंगे, 500 बनेंगे। सिमिलरली इससे और फिर इससे, तो दो बार 1/10 करूंगा तो 500 गुना 1/10 1/10, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगी 500 की, और ये बनेगा 5 किलोमीटर। यहीं से शुरू किया था हमने, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10, और छोटे से बड़े की तरफ, या तो ऐसे रख लो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो बड़े की नेचर क्या होती है, देने की नेचर होती है, यानी कि 10 10 10 10 वो देता चलेगा। और अगर छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो वो डिवाइड बाई हर बार 10 करना पड़ेगा हर एक सिंगल स्टेप के लिए। यहां से यहां तक अगर मुझे आना है तो कितने स्टेप बने, यहां से यहां 1 2 3 और ये 4, बस ये स्टेप का मतलब ये है यहाँ, ठीक है। तो इससे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर की जगह अगर यहाँ लीटर होता तो फिर ये डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। अगर यहाँ ग्राम होता तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में भी, बस ये मेन वाली को याद रखना है। क्लियर। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो है वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, अगला क्वेश्चन। Find the quotient when the biggest 4-digit number divisible by 16 is divided by 28। भागफल ज्ञात करें जब 16 से विभाजित 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को 28 से विभाजित किया जाता है। तो भाई जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे कर दो ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ठीक है। इसको आपने भाग करना है किससे, 16 से, ठीक है भाई। इसको भाग करने किससे, 16 से। तो 16 से भाग करते हैं। अब 16 से भाग करेंगे तो 16 छिके 96, बच्चा कितना 3, ऊपर से उतारा 9, 16 दूनी 32, बच्चा कितना 7, ऊपर से उतारा ये 16 चौके 64, बच्चा कितना 15। तो अब मुझे बताओ क्या ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो 16 से पूरी भाग हुई, नहीं हुई। लेकिन वो तो क्या कह रहा था
कह रहा था भागफल बताना है जब 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि वो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 16 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, लेकिन ये तो भाग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसमें 15 जो है वो शेष बच रहा है। तो एक काम करते हैं ना, अगर इसमें से 15 बच रहे हैं तो क्यों ना इसमें से 15 माइनस कर ले। अगर मैं कह दूं कि किसी बंदे से जब भी हम पैसे मांग रहे हैं ना तो उसे 15 रुपए बच रहे हैं, तो क्या करते हैं उसमें से पहले 15 रुपए कम कर लेते हैं, तो आप मांगोगे तो पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो बस वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो 9984 ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्लियर। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि 17 जो है वो 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 5 से डिवाइड हो जाए तो उसके लिए मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, ये शेष। यानी कि अगर 17 में से मैं ये 2 माइनस कर दूंगा तो ये 15 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो उसी तरह से इस 4 अंकों की संख्या में से अगर ये 15 माइनस हो जाएगा तो ये वो संख्या आ जाएगी जो 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा था 16 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर मैं 28 से भाग करूं तो भागफल कितना होगा। तो यानी कि अब 9984 को डिवाइड करना है हमने किससे, 28 से। ठीक है, तो 28 दिए 84, कितना बच गया 15, ऊपर से उतारा हमने 8। अब किस पे चलेगा, 5 अट्ठे 5 पे चल रहा है, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, बच्चा कितना भाई 18, ऊपर से उतारा 4। अब कितने पे चल रहे हैं, 6 पे, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, कितना बच्चा 16। ठीक है, तो कितने पे गया 356 पे। यही वो पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या भागफल आएगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 356। क्लियर है? किसी बच्चे को लगे बोले जी ये तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ आ गया इसमें, तो कुछ भी इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो आगे बढ़ो। हाँ जी, a man sold an article at rupees 279 at a loss of 10%. What would be the gain percent if he sells the same article at rupees 372? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर 279 रुपए में बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 372 रुपए में बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बता रहा हूं। ठीक है, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल परसेंटेज वाला तरीका बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर एक वस्तु को 10% की हानि पर 279 रुपए में बेचा गया, मुझे एक बात बताओ, अगर परसेंटेज की टर्म में बात करूं तो 10% हानि का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए के सामान को 10 रुपए सस्ता बेच दिया। तो कितने परसेंट में बेचा, 90% में बेचा। क्या ये बात समझ में आई? कितने बेचा, 90% में बेचा। तो 90% में बेचा यानी कि 279 में बेचा। ध्यान दीजिएगा, ये 90% 279 के बराबर मैंने क्यों लिखा, उसने बोला भाई अगर एक वस्तु को 10% की हानि पर 279 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 279 का बेचने में 10% का लॉस था, यानी कि 90% में बेचा। ठीक है भाई, तो फिर 100% क्या है, ओरिजिनल रेट, यानी कि उसका खरीद रेट क्या था। इतने में बेचने में तो लॉस था ना, तो फिर उसका खरीद रेट एक्चुअल में था क्या, तो फिर वो निकालते हैं 100% की वैल्यू। तो अगर 90% 279 है तो 1% क्या बनेगा, 279 बटे में 90, और 100% क्या बनेगा, इंटू में 100। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया भाई, उसकी चिंता नहीं करनी, इसको छोड़ दो। इससे कटाइए, 9 × 27, 9 एकम 9, 310 रुपए। तो 310 रुपए जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, खरीदने का रेट आ गया। ठीक है, तभी तो 310 का सामान जब 279 का बिकेगा तो लॉस होगा ना फिर वहां पर। क्लियर है यहां तक? अब ये आ गया खरीदने का रेट यानी कि क्रय मूल्य। तो कह रहा है यदि उसी वस्तु को 372 में बेचते तो तुम मुझे बताओ, 310 का सामान खरीदा और बेचा कितने का, 372 रुपए का। तो पहले तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा यहाँ पे। जाहिर सी बात है भाई, कम का खरीद के ज्यादा का बेचूंगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो पूछना चाह रहा है कि प्रॉफिट कितने % होगा, तो तुम मुझे बताओ 310 का सामान 372 का बेचा तो कितने का फायदा हो गया, 62 रुपए का। कितने पर हो गया, 310 पर। हमें कैसे पता लगा नीचे 310 लिखना है? अरे भाई यही रेट तो बता रहा है कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं। 310 से 372 ज्यादा का बिका ना, तो इसका मतलब फायदा हुआ।
तो इनका अंतर ऊपर लिखना है, नीचे क्रय मूल्य लिखना है, इनटू में 100 लिखना है। ठीक है, अब इससे कटाइए, 31 से कटा 2 पे और 10 दूनी आ गया 20%। 20% लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ये आ गया इसका आंसर। ये है भाई इसका एक तरीका। ठीक है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी। अब इसी बात को थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं। कैसे फास्ट लिखना है तो मुझे बताओ। अगर एक सामान को 279 रुपए में बेचा तो 10% की हानि थी। तो 10% की हानि यानी कि तुमने 100 में से 10 घटा देना है। कब? जब 279 का बेचा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अगर 10% की हानि है तो 100 में से घटा देना। क्लियर? फिर कह रहे हैं यदि उसी वस्तु को 372 में बेचते, कितने बेचते? 372 में बेचते, तो कितना लाभ होता? तो लाभ होता तो फिर जोड़ना है, प्लस करना है। हानि है तो घटाना है, लाभ है तो जोड़ना है। ऊपर 10 क्यों लिखा? क्योंकि उसने दे रखा है 10% की हानि। नीचे x काहे के लिए लिखा? क्योंकि उसने पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें थोड़ी पता है कितना होगा। क्लियर है? बस अब उठा के इनको भाग कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको लगेगा बोला जी सर ये इतना नहीं लिखना, फटाफट लिखना है। 100 में से 10 गया, पहले ही 90 लिखना था। 100 प्लस में x इक्वल टू 279 अपोन में 372। बात आ रही है समझ में? अब काटने का तरीका देखो, ऐसे तो सबको काटना आता है, ठीक है, लेकिन मैं इधर से इधर भी काट सकता हूं। कब? जब इक्वल हो। अगर बराबर है तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कट कर सकते हैं। तो 9 से काटा, 9 धाया 90, 9 तिये 27, 9 एकम। ठीक है, अब मैं 31 से नीचे काट रहा हूं, 31 से कम 31, बचेंगे 62, 31 दूनी 62। ठीक है भाई, ये सबको आता है काटना, मैंने ऊपर से ऊपर काट लिया, थोड़ा सा आसान हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 100 प्लस एक्स इंटू 1 कितना बनेगा? 100 प्लस एक्स। 12 गुना में 10 कितना बनेगा? 120। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये 100 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बच गया? 20%। बस यही आंसर, ये परसेंटेज में चल रहा है सारा इधर वाला। ठीक है, क्लियर है? बात आई समझ में? तो आप देखो इससे कहीं ज्यादा आसान है ये कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सीपी तो हमने निकाला ही नहीं, कहाँ निकाला क्रय मूल्य? ये 310 जो निकाला था वो हमने निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा, जो समझ में आया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्या है भाई? The sum of cubes of three numbers that are in the ratio 4:5:6 is 50625. What are the numbers? तीन संख्याओं के घन का योग जो 4:5:6 के अनुपात में है वह 50:625 है। तो संख्याएं क्या होंगी? देखो भाई, आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाने होंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपकी कॉमन सेंस काम करेगी, उसको बिना आप पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, उसने क्या पूछा? संख्याएं पूछी। इन्हीं चार ऑप्शन में तो कोई संख्याएं होंगी, इन्हीं में से होंगी। उसके बाद वो पूछ रहा है यहाँ पे, ये सॉरी दे रहा है क्या है? रेशियो दे रहा है संख्याओं का, 4:5:6। 4:5:6 का अनुपात दे रहा है वो संख्याओं का। तो आप मुझे बताओ, यानी कि पहली संख्या छोटी है, अगली बड़ी है, अगली जो लास्ट वाली है वो सबसे बड़ी है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें छोटी बड़ी बड़ी लिखी है, ये तो होगा ही नहीं। तो पहली बड़ी लिखी हुई है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्ची कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है, अब इनमें से कोई आंसर होगा, उसमें से भी ए नहीं होगा। आप बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बीच वाली बड़ी दे दी, जबकि पहली छोटी है, फिर दूसरी उससे बड़ी है और तीसरी सबसे बड़ी है, तो इसमें भी नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन बी, यही आंसर है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है? संख्या 20, 25 और 30। आप इनको काट के देखो, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छीके 30। क्या रेशियो आ रहा है? 4:5:6 का। बस यही आंसर, खत्म हो गया। ऑप्शन बी आंसर है भाई, करके देखने की जरूरत नहीं थी। पता लगा बच्चे डिटेल बना रहे हैं, बोला दी मैथमेटिक्स में तो ऐसे किया था। बोला तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो संख्या क्या होगी? 4x, 5x और 6x। और बोला इनके घनों का योग, इनके घनों का। बोला जी क्यूब का योग कितना दे रखा है? वो बोल रहा है जी 50625। बोला जी इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स को रख देंगे इनके साथ, आंसर आ जाएंगे। तुम इसी में लगे रहोगे, ठीक है, इतने में तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है आपने। ठीक है, क्लियर है? तो बस कैसे बताया मैंने, ध्यान से देखना था आपने। इनमें बड़ी बड़ी संख्या थी, ये तो थी नहीं, इसमें बीच वाली बड़ी थी, जबकि ये छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी होनी चाहिए थी, ये सबसे छोटी रखी है। ए भी खत्म, बचा कौन सा? बी ऑप्शन। रेशियो मैंने कट करके दिखा दिया। ठीक है, तो लिख के नहीं देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
30% ऑफ अ नंबर इज 12 मोर देन 1/6 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर? किसी संख्या का 30% उस संख्या के 1/6 भाग से 12 ज्यादा है, संख्या क्या होगी? तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने संख्या को x लेके नहीं करना। क्यों? अब आप देखो, यहां पे एक तो 30% दे रखा है और एक 1/6 दे रखा है, ठीक है? तो या तो इसको ऐसा बना लो, ठीक है, या इसका परसेंट बना लो। अब बोला जी ये कैसे होता है? और सुन लो भाई, जब भी इसका ऐसा बनाएंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। परसेंट हटा के नीचे क्या लगेगा? 100। इससे ये कटा कितना बन गया? 3/10। पता लगा इसका ये कैसे बनेगा? अब इसका परसेंट बनाना है तो क्या कर दो? इंटू में 100 से कर दो, ठीक है? तो परसेंट बनाना है तो फिर इंटू 100 कर देना, ये परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई एक चीज बनानी है ना? तो मैंने क्या किया, इस 30% का भी फ्रैक्शन बना लिया 3/10। ये 3/10, ये 1/6। क्लियर है? तो कह रहा है किसी संख्या का, अब वो संख्या क्या हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया, मन में ही मान लिया, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा हमने, उसको मन में ही मान लिया, वो हवा हवा में है, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है? संख्या 1 मान ली, चलो हमने। कह रहा है कि 1 का 3/10 यही आएगा, 1 का 1/6 यही आएगा, ठीक है? 1 इसलिए मानी थी ताकि जो करूं वो यही आ जाए। कह रहा है कि संख्या का 30% 1/6 भाग से 12 ज्यादा है, यानी कि ये भाग इस भाग से 12 ज्यादा है। मैं कह दूं कि इन दोनों का अंतर 12 है। भाई मेरे पास आपसे 12 ज्यादा है, इसका मतलब हम दोनों के रूपों का अंतर 12 है। सीधी सी बात है, रट्टे वाली बात ही नहीं है, ठीक है? चीजों को समझने की कोशिश करो। हम दोनों का अंतर 12, मेरे पास आपसे 12 ज्यादा, आपके पास मेरे से 12 कम। देखो मैंने 3 बातें बोली, तीनों का एक ही आंसर है 12। हम दोनों का अंतर 12, मेरे पास आपसे 12 ज्यादा, आपके पास मेरे से 12 कम, सबका मतलब एक ही है, ठीक है? यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 12 है। तो अब इसको सोल्व करें एलसीएम से। 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। कैसे निकालते हैं? 10 का पहाड़ा पढ़ो, जब तक ऐसा नंबर ना मिले जो दोनों से कटे। 10 से कम 10, 6 से नहीं कटता। 10 दूनी 20, 6 से नहीं कटता। 10 या 30, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, ठीक है? अब 10 या 30, 3 गुना 3 9, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, इसकी वैल्यू 12 आ गई। 9 में से 5 गए, 4/30 की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है भाई? अब देखो 4 से ऊपर ऊपर कितने पे कटा? 3 पे, ठीक है? 4 से 3 पे कटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ गया, ठीक है? या ऐसे कर लो भाई, 4/30 की वैल्यू है 12, एक की वैल्यू क्या आएगी? 12/4/30, ठीक है? तो अब इतना लिखूंगा तो इससे अच्छा यही है कि यही कर दूं, 30 या 90, ठीक है? क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो 4/30 अगर 12 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। यही आपकी संख्या, ऑप्शन सी जवाब आ गया। क्लियर है? बात आई समझ में? कैसे करना था? ठीक है, एक्स उक्स नहीं लिखना इसमें, जहां एक्स लिखने की जरूरत पड़ेगी तो वहां बताऊंगा भी कि भाई एक्स भी लिखना होता है ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 24, 30 लीव्स अ कॉमन रिमाइंडर 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जब 15, 24, 30 से विभाजित करें तो सामान्य शेष 9 बचे। देखो भाई, बच्चा क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तुमसे रुपए लूं तो हर बार 9 रुपए बचने चाहिए, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, मैं कहूं कि मैं जब भी तुमसे रुपए लूं ना तुम्हारे पास 9 बचने चाहिए, तो तुम्हारे पास कितने होने चाहिए? तुम मुझे बताओ। 509 होने चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारे पास 509 रुपए होंगे तो जैसे ही मैं 500 लूंगा तो 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक ऐसा नंबर है, इन्हीं में से ABCD में से। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक बार जानबूझ के लिख रहा हूं, पेपर में तुम मत लिखना, इतना कम से कम लिखना पेपर में। बी ऑप्शन क्या है? 1209। सी ऑप्शन क्या है? 1200। डी ऑप्शन क्या है? 1201। तो मैं क्या कह रहा था, वो सबसे छोटा नंबर इन्हीं में से कोई होगा जिसे 15, 24 और 30 से अगर मैं भाग करूं, 15, 24 और 30 से भाग करूं तो हर बार 9 शेष बचना चाहिए, ठीक है? यानी कि ये वो नंबर हैं जिनको इनसे डिवाइड करने पर हर बार 9 शेष बचता है। तो अगर मैं इनसे 9 ले ही लूं तो फिर तो बचेंगे ही नहीं। आपको लगेगा, बोला सर जी ये माइनस के लिए कर रहे हैं, हालांकि पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं, बस यहीं से आंसर मुझे पता लग गया था, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें लगेगा 9 क्यों माइनस किया? अरे एक बात बताओ भाई, अगर मैं 12, 24, 30 से डिवाइड करूं तो 9 बचेगा, अगर मैं इससे 9 पहले ले लूं तो अब जो नंबर बचेगा वो तो इनसे पूरा कटेगा।
तो इनसे पूरा कटने वाला नंबर कौन सा है, ये है। मुझे कैसे पता लगा, मुझे ऐसे पता लगा 15 जो होता है वो 3 पंजे 15 होता है। क्यों भाई, 15 क्या होता है, 3 पंजे 15। तो 5 से एक यही नंबर कट रहा है। 5 से कौन सा नंबर कटता है बताओ, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, तो फिर यही नंबर आएगा। इसमें से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ तो लास्ट में 4 आएगा। इसमें से करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। इसमें से करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में। ये लास्ट वाले बता रहा हूँ, तो इसमें में 0 आ रहा था, तो इसलिए मैंने सारे करे ही नहीं, समय की बचत कर ली। अब कोई बच्चा कहेगा, बोला जी ऐसे हम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं लगेगा। तो भाई अगर नहीं पता लगेगा तो फिर डिटेल पता है कैसे होगी। आपने सबसे पहले 15, 24 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम। इसका क्या निकालना है आपने, एलसीएम। सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, मान लो वो 2 अंकों का आ गया। एक पल के लिए मान लो इसका एलसीएम जो है वो 80 आ गया, एक पल के लिए मान लो, ठीक है। आएगा नहीं, आएगा तो कुछ और ही, लेकिन मैंने एक पल के लिए मान लिया। तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो इससे 4 अंकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। यानी कि एलसीएम से मुझे 4 अंकों की कौन सी चाहिए, सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग करना पड़ेगा। भाग करने के बाद यहां पे क्या बचेगा, शेष बचेगा। शेष बचेगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इस 1000 में प्लस करेंगे, ठीक है। यहां से मेरे पास एक संख्या आएगी। ये तरीका है इसका डिटेल। अगर किसी बच्चे को लगता है कि बोला ये मेथड मुश्किल है, तो फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से इसको एलसीएम से डिवाइड करके जो भी शेष आएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो इसमें जुड़ेगा। कोई कहेगा जी बोला पीछे तो घटाया था आपने, अरे घटाऊंगा तो ये संख्या 3 अंकों में आ जाएगी, 4 में नहीं रहेगी। ध्यान रखना, अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है तो ये शेष घटाया जाता है। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या होती है तो फिर इनका डिफरेंस इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब ये एक संख्या आएगी, अब ये जो संख्या आएगी ना भाई, ये संख्या इस एलसीएम से पूरी पूरी कटेगी। तो एलसीएम से पूरी पूरी कटेगी तो फिर इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर बनेगा। अब ये 9 क्यों जोड़ा भाई, ये 9 इसलिए जोड़ा क्योंकि जैसे मैं इनसे भाग करूंगा संख्या तो पूरी कटेगी, लेकिन हर बार 9 बचना चाहिए था, इसलिए इसमें 9 को ऐड करना पड़ा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये है डिटेल मेथड। कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों की तरफ आएंगे तो एग्जाम जल्दी से क्रैक होगा कि इनसे डिवाइड करने पर शेष 9 बचना चाहिए। फिर भी किसी को मुश्किल लगा हो तो भाई इन ऑप्शन से इनको डिवाइड कर करके देख लेना, ठीक है। 15 से 1200 पूरा कटता है, यानी कि ये नंबर जैसे 15 से काटूंगा तो 3 शेष देगा, तो ये तो ऐसी बार हो गया। ये 1200 पूरा करता है, 9 शेष देगा। ये 1200 पूरा करता है, नहीं। ये 1200 करता है, नहीं। 1201, ठीक है, 9 शेष आना चाहिए था। तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है, क्लियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलो। There are 3 numbers given 27, 42, 57. Find the largest number that divide and give a remainder of 10, 8 and 6. 3 संख्या दी गई हैं, 27, 42, 57। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो विभाजित होकर शेषफल 10, 8 और 6 देती है। अब ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। अब तुम कहोगे क्यों नहीं करवा रहे, अरे यार इसके लिए करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ, इतनी कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है कि इन्हीं में से तो वो संख्या है, क्यों भाई, इन्हीं में से तो वो संख्या है जो डिवाइड करने पर शेष 10, 8 और 6 दे। किसको, 27 को, 42 को और 57 को। तो मुझे बताओ 17 एकम 17, 17 और 10 27। तो देखो इसको 17 से भाग करो, 10 शेष आएगा। इसको 17 से भाग करो, 17 दूनी 34, शेष 8 आएगा। 17 तिये 51, शेष 6 आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी आंसर बन गया। किसी को लगेगा सी बन गया, ए भी तो बनेगा, अरे ए से भाग करके देख लेना भाई, बी से भी करके देख लेना, डी से भी करके देख लेना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो करवाने का नहीं था, आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन ये आया एवरेज का क्वेश्चन। क्या बोल रहे, ध्यान से पढ़ो। कह रहे 11 पीपल वेंट ऑन अ लंच टुगेदर टू अ होटल, द एक्सपेंसेस फॉर 10 of them is ₹400 each. The expenses of 10th person is ₹100 more than the average of all the 11 people. What is the expenses of the 11th person? ठीक है, कह रहे 11 लोग होटल में एक साथ दोपहर के भोजन के लिए गए थे। उनमें से 10 के लिए व्यय प्रत्येक का ₹400 है।
10वें व्यक्ति का व्यय सभी 11 लोगों के औसत से 100 रुपए अधिक है, तो 11वें व्यक्ति का व्यय क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा तो x मान के मुझे करना पड़ेगा और सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आप इस क्वेश्चन को अपनी आत्मा में बिठा लो, क्या कि जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ दोस्त मिलकर होटल में खाने के लिए जाएं, उनमें से 10 बंदों का खर्चा दे दिया कि हर एक को इतने इतने देने पड़े और 11वें को औसत से इतने रुपए ज्यादा देने पड़े, तब यहां पे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने जो पूछा है, एक तो टाइप ये हुई। वो ये भी पूछ सकता था कि जो वो खाना खाने गए थे उस खाने का टोटल खर्चा कितना हुआ था। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे पर हेड खर्चा मालूम पड़ जाए, पर हेड यानी कि एक बंदे का कितना खर्चा, तो जैसे मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, मैंने कहा भाई 5 बंदे खाना खाने गए, कितने बंदे गए, 5 बंदे, एक बंदे का खर्चा था 20 रुपए। मैं पूछूं टोटल खर्चा कितना, तो तुम कहोगे सर जी 20 पंजे 100, बिल्कुल आसान सा पूछा आपने तो। ठीक है भाई, एक बंदे का खर्चा 20 है तो टोटल खर्चा मैं निकाल सकता हूं ना। ठीक, अब इसी बात को यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। उसने कहा 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक 400 400 400 रुपए दे रहे हैं, यानी कि 400 400 400 रुपए तो 10 बंदों ने दे दिए, जबकि जो 11वां बंदा है वो 100 रुपए ज्यादा दे रहा है। अब भाई उसे क्या पड़ी है, 100 रुपए ज्यादा देगा। तो अब मैं पहले तो इसका लॉजिक बताता हूं। भाई एक बात बताओ, अगर 11 दोस्त खाना खाने गए जिसमें से 10 ने इकट्ठे करके 400 400 400 दे दिए, अब जो 11वां बच रहा है वो ज्यादा पैसे दे रहे, क्यों, क्योंकि शायद कम रहे होंगे, कम रहे होंगे तभी तो उसने ज्यादा दिए, क्योंकि बिल तो पूरा करना है ना। तो कितने ज्यादा दिए, 100 रुपए ज्यादा दिए। कितने बंदों के, 10 बंदों के, क्योंकि अपने तो उसने दे दिए, अपने तो वो पूरे दिए बैठे। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 100 रुपए उस 11वें बंदे ने दिए, किन के लिए दिए, अपने 10 दोस्तों के लिए दिए, तो उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो प्लस कर देना। तो प्लस करेंगे तो 400 जमा 10 410 रुपए ये पर हेड का खर्चा आ गया, यानी कि एक बंदे का खर्चा आ गया 410 रुपए। ये इसका फास्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो यहां से अगर पूछ लेता आपसे खाने का टोटल खर्च कितना था, तो तुम मुझे बताओ, एक बंदे के 410 रुपए और बंदे कितने थे टोटल 11, तो टोटल खर्चा कितना बनेगा, 11 0 0 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 1 45। ठीक है भाई, तो टोटल खर्चा बनेगा 4510। लेकिन ये तो ये पूछ रहे हैं कि 11वें ने कितना दिए टोटल, तो तुम मुझे बताओ 410 रुपए तो एवरेज खर्चा है, यानी कि हर एक बंदे का 410 है। अब मैं तुम्हें एक बार समझाऊंगा भी इस बात को फिर से, 410 रुपए एक बंदे का खर्चा, लेकिन ये बंदा तो 100 रुपए ज्यादा दे रहा था, यानी कि इसने कितने रुपए दिए, 510 रुपए, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि ऑप्शन में 410 पे लिखा हुआ है, आधों की बत्ती जलेगी और बोलेगा बी ऑप्शन आंसर आ गया, नहीं, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है, अब मैं समझाता हूं। एक सिंपल सी बात देखो, 11 बंदे गए थे, 410 रुपए एक बंदे का, ये मैं उल्टा चला रहा हूं क्वेश्चन, 410 रुपए एक बंदे का खर्चा है। ठीक है, तो ये जो 11वां बंदा है इसने 410 दे दिए अपने, ये 11वें दे दिए, 11वां बंदा, बच्चे कितने, 1 से 10, इन्होंने कितने दिए, 400 400, कितने कितने दे रहे हैं, 400 400, बात आ रही समझ में, यानी कि 10 10 रुपए कम दे रहे हैं, 400 400 रुपए। क्वेश्चन है बोल रहा है भाई वो 400 400 रुपए दे रहे हैं, तो 400 400 दे रहे हैं तो 10 10 रुपए कम दे रहे हैं ना, तो 10 10 10 ऐसे 10 बंदों के कितने हो गए, 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या है, कम है। ये कौन दे रहा है, ये बंदा दे रहा है, तो अपने तो दे ही रहा है, अपने तो थे इसके पास पूरे, जो उनके कम रह गए वो ये दे रहा है, इसीलिए तो 100 रुपए ज्यादा दिए इसने। बात आई समझ में कि ये 510, ये कैसे निकाला मैंने आंसर, अब समझना इसको, ठीक है ना। तो मैंने उल्टा भी समझाया आपको, तो कोशिश करना, फिर भी कहीं डाउट आए तो कमेंट करके बताना भाई, देखते हैं तुम्हारे कमेंट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये तरीका याद रखना, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने दोनों बता दिए तुम्हें। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहते हैं नेक्स्ट, इन अ स्कूल ट्रिप द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर आर 16:1. व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड इन द ट्रिप इफ देयर आर 112 स्टूडेंट्स। विद्यालय शहर में छात्रों से शिक्षकों का अनुपात 16:1 है। यदि 112 विद्यार्थी हैं तो शहर में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब देखो, स्टूडेंट का टीचर से रेशियो कितना दे रखा है, 16:1। ठीक है भाई, यानी कि 16 स्टूडेंट है, टीचर 1 है, यानी कि 16 स्टूडेंट पे 1 टीचर चाहिए। लेकिन वो तो कह रहा है
स्टूडेंट तो 112 है, 16 थोड़ी 112 है। तो मुझे बताओ 16 से कितने मल्टीप्लाई कर दूं कि 112 बने? 7 गुना। तो 16 7 112, तो फिर ये भी 7 गुना कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो कितने आएगी? 7। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। तो 7 शिक्षकों की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। There are 3 numbers. If second number is 7 times the third number and second number is twice the first number, the average of 3 numbers is 23. What is the smallest number? 3 संख्या है भाई। यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 7 गुनी है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है और 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो छोटी संख्या बता दो भाई। ठीक है, तो देखो भाई इसको क्या करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। उसने ये बोला कि 3 संख्या दूसरी संख्या तीसरी की 7 गुनी है, तो आप 3 संख्या जो ले सकते हैं वो एबीसी ले लो, एबीसी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है भाई, क्लियर है। आप पढ़ पढ़ के लिखो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 7 गुनी है। दूसरी कौन सी है? ये। तीसरी कौन सी है? ये। इसकी 7 गुनी है, तो यानी कि बी जो है वो 7c के बराबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब गुणा वाली चीज कहां जाती है? बटे में, यानी कि बी बाई सी हो गया। तो बी बाई सी कितना हो गया? 7/1 हो गया। इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कुछ गलत है? ये जो बटे वाली चीज है ना, इसको ऐसे रेशियो में लिखते हैं, 2 डॉट लगा के। ठीक है, यानी कि बी अनुपात सी कितना हो गया? 7/1। ठीक है, बात आई समझ में? आगे बढ़ो। फिर कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या यानी कि ये, पहली संख्या यानी कि ये, इसकी क्या है? 2 गुनी है। ठीक है, तो फिर से इसका ऐसे लिखो, ये ए नीचे आएगा तो बी बाई ए इक्वल टू, ये 2 यहीं पर था तो 2 आगे आएगा, 1 नीचे आएगा। ठीक है, नीचे 1 बनेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब अगला काम क्या करना है आपने? अगला काम ये करना है, तुम देखो इसके अंदर ये बी भाई साहब जो है दोनों जगह, बी इधर भी है और बी इधर भी है, लेकिन ऊपर वाला कह रहा है बी 7 है, नीचे वाला कह रहा है बी 2 है, यानी कि बात है गड़बड़ में। जब बी सेम है तो फिर वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो इसको हमें सेम करना है। कैसे सेम होगा? इस 2 से कर दो इधर मल्टीप्लाई, इस 7 से कर दो नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2 सत्ते 14 बोल रहे हैं, ये भी 7 दूनी 14 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ गुना हुआ तो फिर इसने क्या गुना किया, तो इसको भी करो। हिसाब बराबर, रेशो में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करना, रेशो अब भी 7:1 का रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां से ए बी सी का रेशो मुझे मिल जाएगा। कैसे? ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? 1 सत्ते 7। बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? 2 सत्ते 14। कहीं से भी ले लो, यहां से ले लो तब भी 14 है, यहां से ले लो तब भी 14 है। और सी के कोरस्पॉन्डिंग कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 एकम 2, ये रेशो आपने निकाल लेना है। ठीक है, अब रेशो आपको पता लग गया तो उसने बोला सबसे छोटी संख्या। तो पहले मुझे बताओ इसके हिसाब से छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? सी, यानी कि सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे निकालना है इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 23। इसका मतलब 3 संख्याओं का टोटल कितना बनेगा? 69। देखो औसत का मतलब क्या होता है? इक्वल होना, समान होना। अगर 3 नंबर का एवरेज 23 है तो इसका मतलब पहले नंबर पे भी 23 है, दूसरे पे भी 23 है और तीसरे पे भी 23। ठीक है, तो 23 23 23 टोटल तीनों का कितना बना? 69। ठीक है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का टोटल बन गया 69। इसके हिसाब से 7 14 21 और 2 23। इसके हिसाब से टोटल बना 23, उसके हिसाब से बना कितना? 69। तो 23 का कितने गुना है? ये 3 गुना, यानी कि सब वैल्यूज को 3 गुना कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर 2 नहीं है 6 है, ये नंबर 42 है, ये नंबर 21 है। इनका टोटल करके देखना, मल्टीप्लाई करके 69 बनेगा। बात आई समझ में? ठीक है, या मैं इस बात को ऐसे समझा दूं कि 69 में से 7 हिस्से यहां रखने हैं, 14 यहां रखने हैं, 2 यहां रखने। किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया तो वो ऐसे भी समझ सकता है कि 7 और 14 21 और 2 23, यानी कि 23 हिस्सों में हमें 69 को डिवाइड करना है। 69 के अगर मैं 23 हिस्से करूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू बनेगी 3, तो एक हिस्सा 3 के बराबर है, तो ये 3 दूनी 6 के बराबर बनेगा। ठीक है, ये आपने करना था। बात आ गई होगी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर ले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train is 135 meter long, the speed of the train is 45 km per hour, how many seconds will the train take to pass a pole? एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है, रेल की
गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेल एक खंबे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो आप देखो भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। इस चैप्टर का फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है? कि दूरी बराबर है चाल गुना में समय। बस जिस बच्चे ने ये याद कर लिया उसके आंसर हो जाएंगे अब आराम से। कैसे? आप बताओ, इसने पूछा क्या? समय पूछा, तो समय क्या बनेगा? ये चाल इधर डिवाइड कर देगी, यानी कि टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस यहां से आंसर मिलेगा आपको। तो याद रखना, इस टॉपिक के अंदर जो भी आपसे पूछा है उसका फार्मूला उठा के लिख दिया करो। समय पूछा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी भाई? 135 मीटर। चाल कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हें लगेगा सर जी 135 कहां से लिख दिया आपने? अब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जब भी रेल किसी खंबे को पार करती है, या किसी आदमी को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो उस टाइम पे कितनी दूरी पार होती है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये जो मेरी फिंगर दिखाई दे रही है, ये वो खंबा है, या वो आदमी है, या वो पेड़ है। अब ये है वो रेल हमारी जिसे पार करना है। ठीक है, तो रेल थोड़ी सी कलरफुल ले लेते हैं सो दैट कि आपको पार करती दिखे। ठीक है, लाल रंग की रेल है, ये आदमी को पार कर रही है, और ये रेल आ रही है। अभी क्या पार किया? नहीं किया। अब इसने पार करना देखो शुरू कर दिया। अब ये पार कर रही है, रेल पार कर रही है, कर रही है, कर रही है। अब इसने पार कर लिया। ठीक है, यानी कि इस आदमी को पार करने के लिए रेल ने क्या पार किया? अपने आप की लंबाई को पार किया। कितनी दूरी को पार किया? अपने आप की लंबाई को। तो इस सिचुएशन में आपने रेल की जो लंबाई लेनी है वो दूरी लेनी है। ठीक है, ये नीचे क्या आ गया हमारा? स्पीड हो गई। ठीक है, अब समय किस में पूछ रहा है? सेकंड में। तो अगर आपसे टाइम पूछना चाहे वो सेकंड में, तो ध्यान रखना दूरी किस में लेनी है? मीटर में। और स्पीड किस में लेनी है? मीटर पर सेकंड में। ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आपके आंसर सही बनेंगे। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। हमें टाइम चाहिए सेकंड में, तो ये हमें चेंज करनी पड़ेगी स्पीड। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, ये स्पीड को कन्वर्ट करने का तरीका है। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, तो 135 बटे में 45, और ये भाई साहब पलट जाएंगे 18/5। काट दो, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तिये 27, 9 पंजे 45। ठीक है, 18 तिये 54 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 जीरो, 5 अट्ठे 40, 10.8 सेकेंड। 10.8 सेकेंड का समय यहां पर लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 16%, 20% एंड 24% सक्सेसिव डिस्काउंट्स? कह रहे 16%, 20% और 24% क्रमिक छूट का एकल समतुल्य छूट क्या होगा? अब कुछ बच्चे तो कहेंगे, बोले जी 16 और 20 36, 36 और 24 60, बोला जी 60%। ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं। तो आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने ऐसे नहीं करना है। इसको करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं? 2-3 तरीके होते हैं। इसको मैं एक ही तरीका बताता हूं जो सबसे आसान लगेगा। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है। ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कि 100 रुपए का कोई सामान है। ठीक है, ऐसे समझ लो 100 रुपए का कोई सामान है। दुकानदार कह रहा है भाई मैं इस पर 16% की छूट दूंगा, यानी कि 100 रुपए का सामान 16% छूट में। तो 100 का 16% छोड़ दिया, परसेंटेज की टर्म में बात करो, 16% छोड़ दिया, तो इसका मतलब 84% लिया आपसे। ठीक है, मैं इतना ही करके दिखा रहा हूं, यानी कि 100 का सामान अब आपको कितने का मिलेगा? 84 का। 16% छूट के बाद 100 का सामान कितने में मिलेगा? 84 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको काटते नहीं है, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब ये जो भी आंसर आएगा, ध्यान रखना एक बात हो, ये 16% नहीं लिखना यहाँ पे। 16% तो छूट है ना, तो जो छूट है उसको हटा दो, बचा जो है उसको लिख दो। कितना लिखा? 84%। ठीक है, अब ये जो भी अपने आप में नंबर आएगा, अपने आप में ये 100% है। ध्यान रखना, फिर से ये 100% हो गया। अब इस 100% के सामान पे दुकानदार कह रहा है भाई मैं फिर से 20% की छूट दूंगा, तो 20% छोड़ दिया, तो यानी कि 80% हमसे लेगा। बात सिंपल सी समझ में। अब ये जो कैलकुलेट करूंगा ये अपने आप में फिर से 100% है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, तो फिर दुकानदार कह रहे हैं फर्दर इस पे 24% छोड़ दूंगा भाई। तो 24% छोड़ दूंगा, तो 100 में से 24 फिर से छूट गया, तो कितना बन गया? 73%। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो फिर से हमें ये 76% कैलकुलेट करना है। तो यानी कि
पहली छूट, दूसरी छूट, तीसरी छूट और इन 3 छूट के बाद हमें कितने का मिलेगा ये अब हमें करना है कैलकुलेट। ध्यान रखना वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा, यानी कि हमें कितने का मिलेगा 100 का सामान ये वो आएगा। तो उसने पूछा था कि एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बनेगा, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल इसको हम कट करते हैं, इससे कटाइए। फर्दर मैं नहीं काटूंगा क्योंकि काटूंगा तो फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे 100 और 10,000 बचा हुआ, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 अट्ठे 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 672। 672 की मल्टीप्लाई करनी है भाई 76 से। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 छिके 36 और 4 40, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 7 छिक 42 और 5 47, 51,072। कितना आ रहा है भाई? 51,072 और बटे में कितना है? 1000 है। ये कितना बन गया? 51.07। ठीक है, अब बस ये वाला जो मेथड जो बच्चा लगा रहा है ना, वो यहीं पे गलती कर सकता है। क्या? वो कहेगा ये आंसर आ गया, अगर कहीं ऑप्शन में ये लिखा होता तो वो फटाक से आंसर लगा देता। आपको मैं फिर समझा रहा हूं कि 100 रुपए का सामान, ये छूट, ये छूट, ये छूट, इन छूट के मिलने के बाद कितने का पड़ा? 51.072 का पड़ा। तो उसने तो पूछा था कि छूट कितनी मिली, तो भाई ये तो आपने दिए हैं, छूट तो कब मिलेगी? जब मैं 100 में से इस 51.072 को माइनस कर दूंगा। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये अगर भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा, तो ये माइनस करना जरूरी है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे 3 जीरो आप लगा सकते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गए 4, 48.928। 48.928 कहीं लिखा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। अब बोलेगे ये तो 93 लिखा हुआ है। अरे भाई इसको राउंड ऑफ करके देखो, ये 8 से 1 इधर जुड़ जाएगा, 93 आ जाएगा, यानी कि इतने परसेंट की जो है वो आपको छूट मिली है। तो ये आंसर करना है, यहां नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये मेथड बता रहा हूं, ज्यादा मेथड नहीं बता रहा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, बात आई समझ में? ये आप कर लेना इसके लिए। बाकी कोई और क्लास आएगी उसमें फिर मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। ठीक है, ताकि ये भी पता लग जाए और एक नया भी मेथड पता लग जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। A sphere of diameter 18 centimeter is drawn into a wire of 1 centimeter radius. What is the length of the wire? व्यास 18 सेंटीमीटर के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी किसी एक चीज से दूसरी चीज को बनाया जाएगा तो वजन दोनों का सेम रहेगा। हाँ, शेप चेंज हो सकती है बट वजन तो सेम रहेगा ना। किसी एक 2 किलो की चीज को पिघला दिया और उस 2 किलो की चीज को पिघला के हम कोई तार बना रहे हैं, तो वजन तो तार 2 किलो ही रहेगी ना, बस शेप बदल जाएगी। वो लिक्विड था, वो कन्वर्ट हो गया, आपका तार में हो गया। तो यहाँ पे हमने किसको पिघलाया? एक गोले को पिघलाया और इससे क्या बना दी? एक तार बना दी। और तार जो होती है भाई वो क्या होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, बेलनाकार आकार की होती है। ठीक है, तार बन गई। तो मैंने कहा दोनों का वजन सेम रहेगा, यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो भाई गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसका रेडियस आर है तो ये इसका वॉल्यूम है। इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट, आर इसका रेडियस है, एच इसकी हाइट है, और इसका रेडियस जो है वो बड़ा आर है। तो मैंने कहा दोनों का वॉल्यूम, ये भाई गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, याद रखना। ये सिलेंडर यानी कि बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, पाई से उड़ा पाई। ठीक है, वैल्यू रख दो 4/3 इंटू में रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है यहाँ पे? रेडियस था 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरे का तार जो बनी उसका रेडियस कितना है? अच्छा एक बात और भाई, ये 18 व्यास दे रखा है, ये 9 लिख दो यहाँ पे। अब वो बोलेगा बोला नो क्यों कर दिया? अरे भाई व्यास का मतलब होता है ये पूरा 18 है, तो रेडियस क्या होगा? इसका हाफ यानी कि 9। ठीक है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। उसने बोला व्यास 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 9। अब ये कितना है? 1 इंटू 1 इंटू एच। ये हाइट ही तो बतानी है, रेडियस 1 है। ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 3 9, 9 में 81, 81 गुणा में 12। ठीक है, इक्वल टू एच, 1 इंटू में एच। ठीक है, तो 12 एकम 12,
8 96 97 972 सेंटीमीटर की बनेगी भाई, है कहीं? ये रहा 972, गलती से 927 मत लगा देना, नजदीक के दे रखे हैं, ठीक है। 972 मीटर ये बनेगा इसका। क्लियर है, बात आई समझ में? तो ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, ठीक। तो फिलहाल आज इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, तुम देखते हो बोर हो जाओगे। पहले इसको कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं फिर। ओके भाई, टेक केयर।